बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 5th क्लास आपसे बात की जा रही है और आज हम आपके साथ आपके जनरल साइंस के लेक्चर नंबर 3 में हैं और आज हम आपके दिसंबर प्लान के जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसकी रीडिंग करेंगे, जो कि यूनिट नंबर 7 का 14 लेसन है। ठीक है जी। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द मून। अब ये इसके सारे मीनिंग्स जो हैं ये मैंने आपके लिए बोर्ड के ऊपर प्रॉपरली लिख दिए हैं। एंड पर आपके लिए ये थोड़ी देर के लिए इसके जो स्क्रीन है वो स्टिल छोड़ दी जाएगी ताकि आप लोगों को ये प्रॉपर मीनिंग जो है वो नज़र आ जाए। इसके अलावा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको इसको जो है मीनिंग्स वो पता करने में आसानी हो जाए। साथ साथ जब मैं आपको पढ़ाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी तो मैं आपको सारे मीनिंग्स बताती जाऊँगी, लेकिन फिर भी बोर्ड पर आपकी आसानी के लिए लिख दिए गए हैं। ठीक है जी। अब आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। पेज नंबर है हमारे पास 124। अपनी टेक्स्ट बुक्स अपने सामने रख लें, अपनी पेंसिल्स पकड़ लें और बहुत ध्यान से आपने इसको सुनना है, क्योंकि साइंस की, स्पेशली साइंस की, आप लोग जब तक ध्यान से रीडिंग नहीं सुनते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि आप इस वीडियो से को जो है वो यूटिलाइज़ करें और आप लोग अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें अच्छे से क्लियर कर लें इसको सुन के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पेज नंबर है 124 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ द मून। आज हम चांद के बारे में पढ़ेंगे। द मून, यू सी द मून इन द नाइट स्काई। आप चांद को देखते हैं रात को आसमान में। द मून इज़ अ हेवनली ऑब्जेक्ट दैट गोज़ अराउंड आवर अर्थ वंस एवरी 27.3 डेज। वो आपको बता रहे हैं कि जो हमारा मून है वो एक हेवनली बॉडी कहते हैं या हेवनली ऑब्जेक्ट कहते हैं आसमानी अशिया को। जैसे कि हमारे पास प्लैनेट्स हैं, हमारे स्टार्स हैं, हमारा मून है, सन है, ये सब जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्पेस में होते हैं, इन सब को हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं या हेवनली ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन के इर्द गिर्द अपना जो है वो चक्कर चलाता है, लगाता है, जो कि ऑलमोस्ट 27.3 डेज़ के अंदर कंप्लीट होता है। एनी हेवनली ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट। वो कहते हैं कोई भी जो हेवनली ऑब्जेक्ट है वो अगर किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है तो वो इसकी सैटेलाइट कहलाता है। ठीक है। वो सैटेलाइट कहलाता है बेसिकली। सो द मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो जो मून है, जो चाँद है, वो ज़मीन की सैटेलाइट है। इन फैक्ट द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। वो कहते हैं कि हकीकत में जो मून है वो वाहिद एक जो है वो ज़मीन की सैटेलाइट है। द एज ऑफ द मून इन अबाउट इज़ अबाउट 45,000 मिलियन ईयर्स। ठीक है। उसकी जो एज है वो तकरीबन 45,000 मिलियन साल है। सेम एज़ दैट ऑफ द अर्थ। और जो ज़मीन है हमारी उसकी भी इतनी ही उम्र है। इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ ग्रे रॉक। वो कहते हैं ये एक बड़ा सा जो है वो गोला है या बॉल है जो ग्रे रॉक्स के जैसा है। ठीक है। अबाउट 1/4 द साइज़ ऑफ द अर्थ। वो कहते हैं ज़मीन से तकरीबन 1/4 साइज़ का है। ये देखें, अगर आप इसके सामने देखें तो इसकी पिक्चर भी बनी हुई है। तो ये आपको दिखाया गया, उन्होंने बताया है कि ये ज़मीन से ऑलमोस्ट 1/4 साइज़ जितना है। ठीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम द सरफेस ऑफ द मून, कि चाँद की जो सतह है वो कैसी होती है। हम अगर चाँद पे जाएं तो हमें क्या चीज़ें वहाँ मिलेंगी, ये सब आपको इसके अंदर बताया जाएगा। द सरफेस ऑफ द मून लुक्स ग्रे। वो हमें ग्रे लगती है जब हम वहाँ पर देखते हैं, या अगर आप ये देखें इसके साथ इसकी फ़ोटो भी है, तो जब हम इसको जूम करके देखते हैं तो उसका जो कलर होता है, सरफेस का जो सतह का रंग होता है वो ग्रे कलर का होता है। इट हैज़ माउंटेन्स, उसके ऊपर पहाड़ भी हैं, एंड प्लेन्स, और मैदान भी हैं, कवर्ड विद रॉक डस्ट, जिसके ऊपर चट्टानों की जो मिट्टी है वो उससे कवर्ड है वो। देयर आर मैनी बिग बाउल शेप्ड होल्स। वहाँ पर बाउल की तरह के होल्स हैं और क्रेटर्स या गड्ढे हैं। क्रेटर कहते हैं गड्ढे को। ठीक है। ऑन द मून, जो कि चाँद के ऊपर है। जब हम चाँद को देखते हैं रात में, जब चाँद चमकता है, जब फुल मून नाइट भी होती है, तो प्रॉपरली हमें सारा वो चाँद नज़र आता है। आपने देखा होगा वहाँ पर जो धब्बे हमें नज़र आते हैं ना, वो ये क्रेटर्स होते हैं। वो जो उसके ऊपर पहाड़ और गड्ढे होते हैं वो सब जो दूर से हमें जो है वो धब्बों के तौर पर नज़र आते हैं, लेकिन वो गड्ढे होते हैं। ठीक है।
द क्रेटर्स आर मेड बाय चंक्स ऑफ रॉक्स कॉल्ड मेटेओराइट्स दैट स्ट्राइक द मून। अब ये गड्ढे कैसे बने हैं कि बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो कि शहाबी पत्थरों के होते हैं। मेटेओराइट्स कहते हैं शहाबी पत्थरों को और चंक्स कहते हैं टुकड़ों को। वो जब उसके साथ टकराते हैं मून के साथ तो वहाँ पर जब वो कोलिजन होता है तो वो गड्ढे पड़ जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से फॉर्म होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी अदर कंडीशंस ऑन द मून, के बाकी जो और उसके हालात हैं या उसकी कंडीशन है वो क्या होती है मून की। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। वो कहते हैं कि चांद पर जो कशिश शकल की ताकत है वो ज़मीन का 1/6 है। दैट मीन्स योर वेट ऑन द मून इज़ 6 टाइम लेस दैन योर वेट ऑन द अर्थ। वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि आपका जो वेट ज़मीन पर है, जैसे हम वेट करते हैं एवरेज वेट, अगर आप देखें किसी का, जैसे सपोज़ अगर मैं 55 kg हूँ या मैं 50 kg हूँ, तो जब मैं चांद पर जाऊँगी तो मेरा 1/6 उसमें कम हो जाएगा वेट। मैं एग्जैक्ट वो वेट की नहीं होंगी जितनी मैं ज़मीन के ऊपर हूँ। ठीक है, यू आर ऑल्सो एबल टू जंप 6 टाइम्स हायर देयर। और जब हम जंप करते हैं, सपोज हम 2 इंच 3 इंचेस जितना ऊंचा जो है वो होप कर सकते हैं या जंप कर सकते हैं, लेकिन चांद पर हम उससे 6 टाइम्स ज़्यादा जंप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जो कशिश शकल है, ग्रेविटी है, वो नहीं है। देयर इज़ ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। जो चांद है उसके अंदर कोई फ़िज़ा भी नहीं है, कोई माहौल नहीं है वहाँ का। देयरफॉर नो प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन एग्जिस्ट देयर। तो इस वजह से वहाँ पर ना तो कोई प्लांट और ना ही कोई जानवर वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, वहाँ पर ज़िंदा रह सकता है या वहाँ पर मौजूद हो सकता है। सनलाइट डज नॉट गेट स्कैटर्ड ऑन द मून। वो कहते हैं कि जो सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी होती है, वो चांद पर फैलती नहीं है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि हवा नहीं है वहाँ पर। जब हवा नहीं होगी तो रोशनी ट्रैवल नहीं कर सकती, वहाँ पर फैलेगी नहीं। सो द स्काई लुक्स डार्क एंड द स्टार्स आर विजिबल इवन ड्यूरिंग डे टाइम। वो कहते हैं इसलिए वहाँ पर हर वक्त अंधेरा होता है, वहाँ पर जो आसमान है वो आपको हर वक्त काला नज़र आएगा और इसीलिए वहाँ पर दिन के वक्त में भी आपको सितारे नज़र आएंगे। अगर आप फुटेजेस वगैरह देखते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह की हमारे पास यूट्यूब पे या इंटरनेट पे हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप देखें वहाँ पर जब भी आप उसको देखेंगे आपको वहाँ पर रात ही नज़र आएगी। ये उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है, इसलिए वहाँ पर लाइट ट्रैवल नहीं करती है। साउंड वेव्स आर नॉट एबल टू ट्रैवल। जो साउंड वेव्स होती हैं यानी कि जो आवाज़ की लहरें होती हैं वो भी ट्रैवल नहीं कर सकती हैं ऑन मून, चांद के ऊपर, सिंस देयर इज़ नो एयर, क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है। जब हवा नहीं होती तो हमारी आवाज़ भी ट्रैवल नहीं कर सकती। हमारी आवाज़ किस मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है? हवा के मीडियम से। ठीक है, अगर हवा नहीं है हमारी सराउंडिंग्स में तो हमारी आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। सो देयर इज़ नो साउंड ऑन द मून। तो चांद के ऊपर जो है वो कोई साउंड भी नहीं होता है। देयर इज़ नो विंड टू मूव। वहाँ पर कोई हवा भी नहीं होती जो कि मूव करे। द डस्ट ऑन द सरफेस, उसकी जो डस्ट है, जो मट्टी है उसकी सतह के ऊपर, ऑफ द मून, चांद के ऊपर। सो द फुटप्रिंट्स ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स विल बी प्रिजर्व्ड फॉर मैनी ईयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। वो कहते हैं कि फिर अगर वहाँ पर कोई एस्ट्रोनॉट जाता है या जो भी खलाबाज हैं जो वहाँ जाते हैं, उनके फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो वहाँ प्रिजर्व हो जाते हैं, यानी कि वहाँ महफूज हो जाते हैं बहुत सालों के लिए, क्योंकि जब वहाँ पर हवा ही नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं होगी, मट्टी हिलेगी नहीं, तो वो वहाँ से फुटप्रिंट्स ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास देयर इज़ नो विंड टू मूव द डस्ट। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था पैराग्राफ। द मून टर्न्स वेरी स्लोली ऑन इट्स एक्सेस। जो मून है वो अपने एक्सेस की तरफ यानी कि अपने महवर की तरफ बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। ठीक है, It takes 29.5 days to complete one rotation। वो एक रोटेशन जो है अपना, एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करने में 29.5 डेज लगाता है। सो 1 day on moon is equal to 29.5 days on the earth। तो चांद का जो एक दिन है वो ज़मीन के 29.5 डेज जितना होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त, द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून गेट्स वेरी हॉट। जो इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है यानी कि जो रोशन हिस्सा होता है चांद का, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। एंड ड्यूरिंग द नाइट, और रात में, द डार्क पार्ट ऑफ द मून गेट्स वेरी कोल्ड। तो जो डार्क पार्ट होता है मून का वो बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद आ जाते हैं आपके फेजेस ऑफ द मून, यानी कि जो चांद की शक्ल होती है। जब हम देखते हैं ना चांद एक जब स्टार्टिंग होती है तो वो हमारा क्रीसेंट की तरह होता है, एक आर्क जैसा होता है, उसके बाद वो बढ़ता जाता है, हाफ सर्कल बनता है, देन वो फुल सर्कल बन जाता है। तो ये फेजेस ऑफ मून हम अब पढ़ेंगे। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। जो चांद है आपको पता है शुरू से बचपन से हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये सूरज की जो लाइट है उसको मुनक्किस करती है, ठीक है, या बाउंस बैक करती है। When the moon phases between the earth and the sun, sunlight falls on the part turned away from us and so the moon is not visible to us। वो कहते हैं कि जब चांद है वो सूरज और ज़मीन के बीच में होता है, तो जो सूरज की रोशनी है वो जिस हिस्से पे पड़ रही होती है उसके ऊपर जो दूसरी साइड है वो हमसे दूर होती है, तो हमें चांद नज़र नहीं आता, ठीक है। उसके बाद है दिस हैपन ऑन द न्यू मून नाइट। ये कब होता है? जब चांद का नया दिन होता है। एवरी नाइट द इल्यूमिनेटेड पार्ट ग्रोज इन साइज टिल वी सी द फुल मून ऑन द 15th डे। वो कहते हैं कि हर रोज़, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर आप रोज़ चांद को देखते हैं तो हर रोज़ उसका साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। वो एक आर्क से बढ़ता बढ़ता हाफ सर्कल होता है, हाफ सर्कल से वो बढ़ता बढ़ता फुल मून हो जाता है अपने 15वें दिन के ऊपर। फ्रॉम द नेक्स्ट डे द इल्यूमिनेटेड पार्ट डिक्रीजेज इन साइज। उसके बाद अगले दिन से जब 15 को वो पूरा चांद हमारा कंप्लीट हो जाता है तो अगले दिन से वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जो उसका इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है, जो रोशन हिस्सा होता है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, यानी कि कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, एंड बिकम्स कम्प्लीटली इनविजिबल ऑन द 15th डे। फिर अगले जब 15 दिन गुजर जाते हैं तो वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है, मतलब हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता। दिस इज़ नोन एज द न्यू मून डे। इसको न्यू मून डे कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम वन न्यू मून टू अनदर इट टेक्स रफली 30 डेज। वो कहते हैं एक चांद का जो दिन जो स्टार्ट होता है पहला और वो ख़त्म होने तक, वो कहते हैं रफली एक एस्टिमेट होता है कि वो 30 डेज़ का होता है। आपको पता है 30 या 29 डेज़ का हमारा एक लूनर मंथ होता है। एंड दिस पीरियड इज़ कॉल्ड लूनर मंथ। इसको हम लूनर मंथ कहते हैं, यानी कि कमरी महीना। जो हमारे इस्लामिक मंथ्स हैं वो आप लोगों को पता है कि वो हमारे चांद के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब ईद होती है तो हम यही देखते हैं ना कि चांद नज़र आ गया तो वो फर्स्ट हो गई है, फर्स्ट शवाल, तो अब ईद होगी। तो हम लोग अपना जो हमारे मंथ्स हैं वो हम लूनर मंथ्स को के ऊपर अपने सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो मनाते हैं। तो ये सारा इस तरीके से चलता है। द पार्ट ऑफ द मून विजिबल टू अस इज़ कॉल्ड द फेज ऑफ द मून। वो कहते हैं कि जो पार्ट हमें नज़र आ रहा होता है, हमारे लिए विजिबल होता है, उसको हम फेज ऑफ द मून कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है जी द मून एंड द टाइड्स। टाइड्स कहते हैं लहरों को, समंदर की, दरिया की, जिसकी भी हैं लहरें, ठीक है। टाइड इज़ द पीरियोडिक राइज ऑफ लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर कॉज्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ द मून एंड द सन। वो कहते हैं कि जो टाइड्स होती हैं वो मतवातर चढ़ाव होता है पानी के जिस्म का या पानी के इज्साम का, बड़े बड़े इज्साम का, जो कि ग्रेविटी की वजह से टेक प्लेस होते हैं, यानी कि ग्रेविटी की वजह से होते हैं, जो कि चांद की और सन की है, ठीक है। When the water level rises, जब पानी का जो लेवल है वो बढ़ता है, इट इज़ कॉल्ड हाई टाइड, तो हम उसको हाई टाइड कहते हैं। एंड व्हेन द वाटर लेवल फॉल्स, जब वो वाटर का लेवल है, पानी का लेवल है, वो गिरता है, इट इज़ कॉल्ड लो टाइड, हम इसको लो टाइड कहते हैं। ईच डे देयर आर 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स। वो कहते हैं कि दिन के अंदर हर रोज़ में 2 बार हाई टाइड्स आती हैं और 2 बार लो टाइड्स आती हैं। इट टेक्स अबाउट 6 hours फॉर द राइजिंग वाटर टू रीच हाई टाइड। वो कहते हैं कि तकरीबन हर रोज़ 6 घंटे लगते हैं पानी को उस हाई लेवल तक पहुंचने में, जो हाई टाइड होती है। इट टेक्स अनदर 6 hours फॉर द फॉलिंग वाटर टू रीच लो टाइड। उसके बाद अगले 6 घंटे लगते हैं उसको अपनी लो टाइड्स पर पहुंचने के लिए, ठीक है। The sun, the moon and the earth are in one line during a full moon or a new moon। वो कहते हैं कि जब full moon होता है या new moon होता है तो जो sun होता है और जो earth होती है और जो सूरज होता है वो सब एक लाइन में होते हैं। Their combined gravity causes higher than normal high tides on these days। वो कहते हैं इनकी जो ग्रेविटी जब आपस में मिल जाती है, इन तीनों के अंदर ग्रेविटी है, ठीक है। जब ये तीनों की ग्रेविटी आपस में मिल जाती है, क्योंकि वो एक लाइन में है, एक सीक्वेंस में है, तो जो टाइड्स की लेंथ है या उसकी जो हाइट है, इनफैक्ट नॉट लेंथ, जो हाइट है उसकी, वो यूजुअल डेज से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो हमारी फुल मून और न्यू मून डे होता है ना,
नाइट होती है उसके अंदर हमारी जो टाइड्स होती हैं वो हाई टाइड जो होती हैं वो रेगुलर रूटीन से ज़्यादा ऊंची होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आ जाती हैं हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हमारी नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून, जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो भी बॉडी घूम रही है, हेवनली बॉडी घूम रही है, वो हमारा सैटेलाइट है। ठीक है, तो हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट जो ज़मीन की है वो मून है। इसके अलावा अब हमारे पास, क्योंकि साइंस ने बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट हो गई हुई है, तो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती हैं। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हैं और वो कौन कौन सी हैं, उनका यूजेज क्या है, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। इसको कहते हैं मसनूई सैटेलाइट। जो चीज़ मैन मेड होती है उसको आर्टिफिशियल कहते हैं, नेचुरल नहीं होती वो। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। वो कहते हैं कि जो मून है, जो हमारा चांद है, वो ज़मीन की एक इकलौती सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। टिल अ फ्यू ईयर्स अगो, वो कहते हैं कि तकरीबन कुछ सालों पहले तक द मून वॉज द ओनली सैटेलाइट, कि मून जो है वो वाहिद सैटेलाइट थी हमारे पास ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती थी। बट नाउ देयर आर मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। लेकिन अब बहुत सारी जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, मसनूई सैटेलाइट्स हैं जो कि ज़मीन का चक्कर लगा रहे हैं। An artificial satellite is a man-made object which orbits the earth or some other celestial body in space. Celestial bodies होती हैं जो आसमानी bodies होती हैं, वही जो heavenly body होती है, इसके लिए ये word भी यूज़ होता है। वो आपको बता रहे हैं कि ये man-made object होता है और ये जो है वो स्पेस में अर्थ के अलावा और जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ उनके इर्द गिर्द घूमती हैं। व्हेन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड, जब हम जो है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, अ रॉकेट टेक्स इट अप इन स्पेस, तो जो रॉकेट होता है ना वो इसको स्पेस में ले जाता है। लेटर बाद में द सैटेलाइट इज़ पुट इनटू ऑर्बिट, उसके बाद जो सैटेलाइट है उसको खला में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर वो वहाँ पर खुद जो है वो ऑर्बिटिंग करती है। टुडे स्पेस शटल्स आर यूज्ड टू लॉन्च सैटेलाइट्स। वो कहते हैं कि आजकल जो है वो स्पेस शटल्स यूज़ होती हैं सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। एंड टू रिकवर डैमेज्ड, या अगर कोई भी उसके अंदर डैमेज है, कोई उसके अंदर ख़राबी हुई है, उसको सही करने के लिए सैटेलाइट्स, एंड रिटर्न देम टू अर्थ, या उनको वापस लेके आने के लिए ज़मीन पर। हमारे पास हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? स्पेस शटल्स को। अ स्पेस शटल हैज़ मैनी फैसिलिटीज़। जो स्पेस शटल होती है उसके अंदर बहुत सारी सहूलियात होती हैं। विच हेल्प द एस्ट्रोनॉट्स टू लिव इन स्पेस फॉर मैनी डेज, जो कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो हमारे खलाबाज होते हैं, उनको हेल्प करती है कि वो बहुत दिन तक जो है वो स्पेस के अंदर सर्वाइव कर सके, रह सकें, क्योंकि वहाँ पर ना हवा है, ना पानी है, ना खाना है। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर उससे प्रोवाइड होती हैं, तो कोई इंसान वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। पीपल हु आर एबल टू डू डिफरेंट वर्क आर नीडेड ऑन स्पेस शटल। वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो मुख्तलिफ काम करने में माहिर होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है स्पेस शटल में। ऑल दीज पीपल, ये वाले सारे लोग, द पायलट्स, जो पायलट होते हैं, इंजीनियर्स हु कैन ऑपरेट एंड रिपेयर द इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे लोग जो कि रिपेयर कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि चला सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को। साइंटिस्ट, जो हमारे साइंसदान हैं, हु कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स, जो कि एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बात करते हैं। एंड एस्ट्रोनॉमर्स, और जो हमारे माहिर फल्कियात हैं, हु स्टडी द यूनिवर्स, जो कि हमारी जो ये सारी कायनात है इसको स्टडी करते हैं, इसका मुतालिया करते हैं। ऑल्सो ट्रैवल इन स्पेस शटल्स आर एस्ट्रोनॉट्स। ये सब जो उसके अंदर ट्रैवल करते हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। हमारे पास अब हम पढ़ेंगे कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो मसनूई सैटेलाइट है हमारे पास, वो क्या काम करती है, उसको हमने क्यों बनाया और वो हमें किस तरह से हेल्प देती है। ठीक है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल थिंग्स फॉर मैनकाइंड। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो कहते हैं कि इंसान की जो है वो सबसे कारआमद चीज़ों में से एक चीज़ है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर डिज़ाइंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। वो कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनको बनाया गया है मुख्तलिफ़ मकासद के लिए। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसको कहते हैं मवासलाती सैटेलाइट, यानी कि बातचीत करते हैं हम इसके थ्रू। सेंड टेलीफोन, टेलीविज़न एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? टेलीफोन के, टेलीविज़न के या इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल्स हैं
वो दूसरी जगहों पर हम भेजते हैं ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेट कर सकें, राब्ता कर सकें। ये हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट काम करती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास नेविगेशन सैटेलाइट्स। नेविगेशन कहते हैं जी सिमत शनासी को, यानी कि किसी जो डायरेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना। एंड अच्छा जी, नेविगेशन सैटेलाइट्स सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो हमारी नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क को मैसेजेस भेजती हैं। फ्रॉम द लैंड टू एन एयरक्राफ्ट, ज़मीन से किसी प्लेन को या शिप को जो है वो मैसेजेस भेजते हैं। दे डिटरमिन द एग्जैक्ट लोकेशंस विच हेल्प पीपल हु ट्रैवल इन रिमोट प्लेसेस। अब ये तयन करते, डिटरमिन का मतलब होता है तयन करना, ठीक है, या तय करना। वो एग्जैक्ट लोकेशन जो होती है उसका तयन करती है और वो मैसेज आगे जो है वो भेजती है। जो दूर दराज इलाकों के अंदर अगर हम सफ़र कर रहे हैं, जैसे आप प्लेन में जा रहे हैं तो आपको वो डायरेक्शन प्रॉपरली नीचे से आपको पता है ना वो रडार के थ्रू दी जाती है। या अगर आप शिप में भी हैं वहाँ पर तो कोई गलियाँ या इस तरह की जगह नहीं ना होती कि हम कोई निशानी रख लें, हमने यहाँ से टर्न करना है, यहाँ से ये करना है, या जैसे डेजर्ट्स हैं। तो इन सब जगहों के लिए जो है हमारी नेविगेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो काम करती हैं, जहाँ पर हमें अपनी जो लोकेशन है उसका तयन करना पड़ता है, हमें किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, और ये सब जो है ये हम नेविगेशन सैटेलाइट्स के थ्रू करते हैं। उसके बाद आ जाती हैं जी हमारी वेदर सैटेलाइट्स, जो हमारा मौसम है। वेदर सैटेलाइट्स हेल्प टू स्टडी वेदर पैटर्न एंड फोरकास्ट द वेदर। अब इसके थ्रू हम जो हमारा मौसम का खाका होता है या मौसम का एक पैटर्न जो होता है उसको स्टडी करते हैं और हम फोरकास्ट करते हैं अपने वेदर को, यानी कि हम वेदर की पेशगोई करते हैं। जैसे आपके फ़ोन के अंदर मोस्टली अब तो हर घर के अंदर स्मार्टफोन है, तो आपके पास एक प्रॉपर आइकन नज़र आता है, उसके अंदर जो वेदर का होता है उसको आप खोलते हैं तो आपको अगले 10-15 दिन की सारी फोरकास्ट मिल जाती है कि वेदर कैसा रहेगा, बारिश होगी, सनी होगा, क्लाउडी होगा, रेनी होगा, थंडर स्टॉर्म होगा, हेलिंग होगी, मतलब जिस भी तरह का वेदर है वो आपको उसकी फोरकास्ट वहाँ पर मिलती है। तो ये हम वेदर सैटेलाइट के थ्रू करते हैं। दे टेक पिक्चर्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स। उसके थ्रू क्या करते हैं जी, पिक्चर्स लेते हैं मूवमेंट की, क्लाउड्स के जो बादल हैं उनकी जो हरकत है उसकी तस्वीरें ली जाती हैं। दे हैव स्पेशल इंफ्रारेड कैमराज विच टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द हीट वेव्स गिवन ऑफ बाय द अर्थ। इनके अंदर स्पेशल कैमराज होते हैं जिससे वो हीट वेव जो होती है, ज़मीन से जो हीट वेव्स निकल रही हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। द टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दीज फोटोग्राफ्स। वो कहते हैं कि मुख्तलिफ जगहों का जो टेम्परेचर है वो जमा करने के लिए हमें या उसका डाटा बनाने के लिए इन फोटोग्राफ्स से मदद ली जा सकती है। उसके बाद आ जाता है जी आपकी अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स। फोटोग्राफ्स द अर्थ, ये फोटोग्राफ करती है हमारी ज़मीन को। दे हेल्प टू लोकेट मिनरल डिपॉजिट्स। इससे हम क्या, ये हमें क्या हेल्प देती है कि हम इससे निशानदही कर सकते हैं जो हमारे मादनी ज़खायर हैं, या इसके अलावा हमारा जो वाटर, फ्रेश वाटर सप्लाईज है, या जहाँ पर पानी का ज़ख़ीरा है, जो ताज़ा पानी है। एंड न्यू एरियाज़ वेयर फूड कैन बी ग्रोन, और नए इलाके जहाँ पर हम अपनी फसलें काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा दे ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन एंड इट्स अफेक्ट। इसके अलावा वो क्या काम करती है, वो आइडेंटिफाई करती है, निशानदही करती है उन सोर्सेज की जो कि पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं, आलूदगी का बायस बन रहे हैं, और उसके असरात क्या हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एज वेल एज टू डिटेक्ट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ इन क्रॉप्स। इसके बाद वो इस चीज़ का भी पता लगाती है कि हमारी जो फसलें हैं उसके अंदर जो बीमारियां फैल रही हैं उनका भी पता चलाती है, ठीक है। ये हमारी अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। इसके बाद हमारी आ जाती है मिलिट्री सैटेलाइट्स और स्पाई सैटेलाइट्स, ठीक है। स्पाई कहते हैं जासूस को, तो वो आपको बता रहे हैं कि मिलिट्री सैटेलाइट्स या स्पाई सैटेलाइट्स कैन डिटेक्ट द लॉन्च ऑफ मिसाइल्स एक्सेट्रा। वो जैसे मिसाइल्स वगैरह लॉन्च होते हैं वो उनको डिटेक्ट करते हैं। अब सपोज़ हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए ये सैटेलाइट रखी हुई है कि इन केस हमारे नेबर कंट्री जहाँ पर जिससे हमारी अगर कोई लड़ाई है या कोई ऐसी जगह जैसे हमारे जो आजकल टेररिस्ट हैं तो वो मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉपर इसके थ्रू हमें वो सारी लोकेशन और हर चीज़ जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। Astronomers use satellites to take special measurement of the solar system, stars and galaxies. अब जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ना, जो माहिर फल्कियात होते हैं, वो ये सैटेलाइट जो है उसको यूज़ करते हैं उसकी एक स्पेशल मेजरमेंट के लिए, अपनी ख़ास पैमाइश के लिए अपने सोलर सिस्टम की। हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी कि जो हमारा निज़ाम शमसी है, जो हमारे सितारे हैं और जो हमारी कहकशाएँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, अब स्पेस ट्रैवल में आ जाएं हम।
कि जो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं जो स्पेस में जाते हैं, जो खला में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैव टू अंडरगो इंटेंसिव ट्रेनिंग टू एक्वायर ऑल द स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड ऑन द स्पेस मिशन। वो कहते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं हमारे, उनको एक इंतहाई सख्त किस्म की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसके थ्रू उनको वो महारत दी जाती है और वो नॉलेज दिया जा सकता है जो इस मिशन के लिए ज़रूरी है। उसको हासिल करने के लिए, उस सब की ट्रेनिंग के लिए उनको एक इंतहाई सख्त किस्म की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर से गुजरना पड़ता है। दे लर्न हाउ टू डील विद इमरजेंसीज। उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे हमने इमरजेंसीज के अंदर एक्ट करने हैं, रिएक्ट करना है और उन चीज़ों से कैसे हमने निमटना है। इन स्पेशल लेबॉरेटरीज ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर ख़ास किस्म की लेबॉरेटरीज होती हैं। दे लर्न हाउ एवरीथिंग विल फील इन स्पेस। वो आपको ये सिखाती हैं कि स्पेस के अंदर आप कैसा फील करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे वेटलेसनेस होती है, आपको अपना वेट फील नहीं होता है, आप वहाँ पे अच्छे से चल नहीं सकते हो, आप वहाँ पर सांस नहीं ले सकते नेचुरल तरीके से। तो हर चीज़ आपको यहाँ पर सीख कर, सिखा कर प्रॉपरली एस्ट्रोनॉट्स को प्रॉपर एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग से गुजारने के बाद आपको जो है वो स्पेस में भेजा जाता है। दे यूज़ द लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। वो जदीद किस्म के जो कंप्यूटर हैं उसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। देयर फॉर दे हैव टू बी वेल एजुकेटेड, इसलिए उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए। पोजेसिंग टेक्निकल स्किल्स, उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, महारत होनी चाहिए टेक्निकल। नाउ देयर आर मैनी विमेन एस्ट्रोनॉट्स टू। वो कहते हैं कि अब जो है बहुत सारी औरतें या ख़वातीन भी हैं जो एस्ट्रोनॉट बनती हैं। इन स्पेस देयर इज़ नो एयर, हवा जो स्पेस है हमारी जो खला है उसके अंदर कोई हवा नहीं है। इट इज़ वेरी कोल्ड एंड फिल्ड विद हार्मफुल रेज। ये बहुत ठंडी होती है और उसके अंदर बहुत ही नुकसानदेह रेज होती हैं, शुआएँ होती हैं। द स्पेस सूट्स दैट द एस्ट्रोनॉट्स वेयर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल हार्म। अब जो स्पेस सूट वो पहनते हैं, यहाँ पर आपने ये देखिए फ़ोटोज़ भी बनी हुई हैं, एक स्पेसिफिक सूट होता है जो पहनकर हम स्पेस में जाते हैं। वो कहते हैं ये जो स्पेस सूट होता है ये उनको उन हार्मफुल अफेक्ट से या उन हार्मफुल रेज से बचाता है। द स्पेस सूट्स दैट द एस्ट्रोनॉट्स वेयर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल हार्म। ये मैंने दोबारा से लाइन पढ़ दी है, रिपीट हो गई है। द स्पेस सूट अलाउज एन एस्ट्रोनॉट टू वर्क। जो स्पेस सूट होता है वो एक एस्ट्रोनॉट को इस काबिल बनाता है कि वो काम कर सके एंड सर्वाइव इन स्पेस, और स्पेस के अंदर जिंदा रह सके। ठीक है, अब आगे आ जाता है आपका लैंडिंग ऑन द मून। आपको पता है कि इंसान ने चांद पर कदम रख दिया हुआ है, और ये कब हुआ था? दैट वाज ऑन 20 जुलाई 1969। अब इसी के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मून इज़ द ओनली हेवनली बॉडी इन स्पेस वेयर मैन हैज़ लैंडेड। वो कहते हैं कि चांद जो है वो आसमानी निज़ाम में वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान ने कदम रख दिया हुआ है। वन रीज़न में भी, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है दैट इट इज़ द कूलेस्ट, इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, कि ये ज़मीन के सबसे करीब है। ऑन 20 जुलाई 1969, वो कहते हैं कि 19 जुलाई को 1969 में आफ्टर अ वॉयज ऑफ 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर का सफ़र करके अक्रॉस स्पेस, स्पेस से आगे, द अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट अपोलो 2 लैंडेड ऑन द मून। अमेरिकन एक स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम था अपोलो 2, उसने चांद के ऊपर जो है वो लैंड किया। द क्रू ऑफ अपोलो 2 वर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन, नहीं इट्स नॉट अपोलो 2, सॉरी इट्स अपोलो 11, वर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। ये 3 लोग थे जो उसके अंदर थे, ठीक है, उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर थे। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू स्टेप ऑन द मून। वो कहते हैं कि अमेरिकन जो एस्ट्रोनॉट था जिसका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, वो पहला इंसान था जिसने चांद के ऊपर कदम रखा। एडविन ऑल्ड्रिन फॉलोड हिम अ लिटिल लेटर। एडविन ऑल्ड्रिन जो थी वो उसके बाद जो दूसरा इंसान थी उसके ऊपर उन्होंने कदम रखा। माइकल कॉलिंस, जो माइकल कॉलिंस हैं वो उसके बाद जो है वो उसके अंदर स्पेस क्राफ्ट में ही रहे थे। रिमेन्ड अब्रॉड एंड ऑर्बिटेड द मून, और उन्होंने चांद का चक्कर लगाया था। दे लेफ्ट बिहाइंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड द अमेरिकन फ्लैग। उन्होंने वहाँ पर पीछे बहुत सारे जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं अपने वो छोड़ दिए थे, और इसके अलावा उन्होंने अमेरिका का झंडा भी वहाँ छोड़ा था। दे ऑल्सो ब्रॉड बैक 21 kg ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फ्रॉम द मून। उन्होंने जो है वो 21 kg
जो है वो रॉक था, वहाँ से रॉक उठाया था और मट्टी थी जो कि वो चांद से लेकर आए थे। ठीक है जी। ये 3 आदमी थे, आई एम सॉरी मैंने एक को औरत बना दिया। 3 आदमी थे और एक का नाम जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, एडमिन ऑल्ड्रिन थे और माइकल कॉलिंस थे। ये नीचे आपको इनकी जो है वो तस्वीर भी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर हमारा जो है वो चैप्टर ख़त्म होता है। पूरी तरह से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को इसकी अच्छे से सारी समझ आ जाए। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आम तौर पर बहुत सारी मूवीज़ बन गई हैं आपकी स्पेस के ऊपर, आप लोगों ने देखी हुई हैं। इसके अलावा भाई यूट्यूब के ऊपर भी अब हर चीज़ आपको बहुत आराम से मिल जाती है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत सारी आपको हर तरह से जो है वो, अक्सर अब तो कार्टून्स के अंदर भी स्पेस के ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, तो काफ़ी चीज़ें तो आपको पता होंगी और जो आपको चीज़ें पता नहीं थी वो इसके अंदर आज आपने जो है वो पढ़ ली होंगी और होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। एक नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली है, तो इसको अच्छे से आप लोगों ने अब समझ लेना है। आज का लेक्चर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। और अब आप लोग जो है इसको अपने साथ जो है अच्छे से इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन आपके लिए ब्लैंक छोड़ देती हूँ, स्क्रीन से आगे से हट जाती हूँ ताकि आप ये जो मीनिंग्स हैं वो ध्यान से देख लें और अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।